हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है हरटांग समिति 1927 से 29। इसके अंतर्गत हम इसके सुझावों के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस क्षेत्र में इन्होंने अपने सुझाव दिए और इन साथ ही पढ़ेंगे इसके मूल्यांकन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। हरटांग समिति 1927 से 29। ब्रिटिश सरकार ने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझते हुए अब भारत में अपनी शासन नीति निश्चित करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। ये शॉर्ट नोट आ जाता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। ये आपको याद रखना है। इस कमीशन से भारतीय शिक्षा के संबंध में भी अपने सुझाव देने के लिए कहा गया। साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं और मांगों का अध्ययन करने के लिए एक सहायक समिति का गठन किया। तो साइमन कमीशन ने एक समिति बनाई जिसमें कि ये समस्याओं और मांगों का अध्ययन किया गया है कि किस तरह से क्या किया जाएगा। तो हरटांग को इस समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष के नाम पर ही इस समिति को क्या कहा गया? हरटांग समिति कहा गया। आपको ये याद रखना है कि हरटांग समिति नाम क्यों पड़ा था इस कमेटी का, कि क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो हरटांग थे, इसलिए इसका नाम हरटांग समिति पड़ा। उनकी अध्यक्षता में इस समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा की नीति, प्रशासन, स्वरूप का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद 11 सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत कर दिया। तो इसकी साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को और अपना प्रतिवेदन इन्होंने कब दिया कि 11 सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया। किसने किया? हरटांग ने किया, क्योंकि उनको ही इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात करते हैं इसके सुझावों की कि इन्होंने किस तरह से अपने सुझाव दिए। इन्होंने जो है अपने 3 भागों में सुझाव दिए थे: प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित और उच्च शिक्षा से संबंधित। इन्होंने तीनों क्षेत्रों में अपने सुझाव दिए। बात करते हैं पहले प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझावों की। हरटांग समिति अपने अध्ययन से इस परिणाम पर पहुंची कि पिछले 50 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की गति जो है जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से धीमी रही थी और साक्षरता प्रतिशत बढ़ने के स्थान पर घटा था। कि बहुत ही तेज़ी से एक जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी लेकिन लोग साक्षर नहीं हो पा रहे थे, बच्चों को शिक्षित नहीं किया जा रहा था। उसने यह भी देखा कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन बहुत अधिक था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग या तो स्कूल छोड़ देते थे या उन्हें स्कूल तक भेजा ही नहीं जाता था। तो समिति की जो रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पूर्व ही बच्चे का स्कूल से हट जाना अपव्यय है और किसी बच्चे का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रुकना अवरोधन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपव्यय क्या है और अवरोधन क्या है। यदि किसी बच्चे को स्कूल जाना क्या है, बच्चे का जो है स्कूल से हट जाना मतलब कि स्कूल छुड़वा देना, उसे क्या है? अपव्यय कहा गया। और किसी बच्चे का एक ही कक्षा में बार बार रुकना मतलब कि फेल हो जाना बार बार, उसे अवरोधन कहा गया है। समिति ने प्राथमिक शिक्षा की इस समस्या के कारणों का पता लगाया और साथ ही इस स्तर पर अपव्यय और अवरोधन को रोकने के उपाय भी सुझाए कि आखिर क्यों नहीं बच्चे स्कूल तक आ पा रहे, क्यों उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है और क्यों बार बार बच्चे फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, बार बार एक ही कक्षा में क्यों रह रहे हैं बच्चे, इसका पता लगाया। और समिति की रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर पर अपव्यय व अवरोधन के निम्नलिखित कारण बताए। अब बात करते हैं इनके कारणों की कि क्या कारण हो सकते थे। पहला कारण है प्रत्येक ग्राम प्राथमिक विद्यालय नहीं है। छात्रों को दूर दूर पढ़ने जाना होता है और वे स्कूल में प्रवेश तो ले लेते हैं परंतु बीच में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पहले बहुत दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, लोग
को आने जाने में दिक्कत हुआ करती थी। आपने देखा होगा पुल पार करके भी जाते थे, उनके पास साधन नहीं होता था स्कूल तक जाने के लिए, वही नाव से भी जाते थे पहले। तो इस तरह से बहुत दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वह स्कूल छोड़ दिया करते थे। दूसरा है प्राथमिक विद्यालयों का वितरण भी ठीक नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में इनकी संख्या बहुत कम है कि वहाँ पे जो है सारी सुविधाएं भी बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। तीसरा है प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम बच्चों के हितों को पूरा नहीं करता। बच्चे प्रवेश तो लेते हैं, परंतु जब उन्हें कोई लाभ नहीं होता तो उनके अभिभावक उन्हें स्कूल से हटा लेते हैं कि पढ़ने तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और उनके अभिभावक स्कूल से उन्हें हटा लेते हैं। चौथा है प्राथमिक विद्यालयों में अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें बच्चे रुचि नहीं लेते, कि जब बच्चे तभी रुचि लेते हैं जब उन चीज़ों को आकर्षक बनाया जाए कि बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो, पढ़ने लिखने की तरफ आकर्षित हो। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसा पाठ्यक्रम नहीं था, ऐसा अमनोविज्ञान तरीके से उन्हें जो है सिखाया जा रहा था, इसलिए बच्चे रुचि नहीं ले रहे थे और स्कूलों को छोड़ दिया करते थे। पांचवा है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षण को रुचिकर नहीं बनाया जा रहा था। जैसे कि अभी बताया कि शिक्षण को अगर बच्चों के स्वभाव ऐसा होता है ना, थोड़ा सा बचपना होता है उनके अंदर, तो उन्हें क्या है बहुत ही कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती है या फिर खेलना अच्छा लगता है बच्चों को, तो इस तरह का जो है शिक्षण नहीं था, ना ही शिक्षण सामग्री थी, इनका अभाव था, इसलिए भी बच्चे स्कूल छोड़ दिया करते थे। छठा है प्राथमिक विद्यालयों के अधिकतर शिक्षक ना तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त थे और ना शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हैं। तो पहले स्कूलों में क्या है टीचर मास्टर ऐसे ही बन जाया करते थे, लेकिन अब क्या है, अब जैसे कि सीटेट क्वालिफाई बता दिया गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, 12th के बाद पढ़ाने बैठ जाते थे। ठीक है, इस तरह से टीचर हुआ करते थे, उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता था, तो इसलिए भी बच्चे स्कूल छोड़ दिया करते थे क्योंकि उन्हें सही तरीका पता नहीं था पढ़ाने का। ग्रामों के विद्यालयों के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं होते, शिक्षिकाओं की तो और भी अधिक कमी थी क्योंकि उस टाइम पे गर्ल्स को बहुत कम शिक्षित किया जाता था, तो इसलिए जब लड़कियां कम पढ़ेंगी तो फिर टीचर भी कम ही मिलेंगी, शिक्षिकाएं कम मिलेंगी, तो इसलिए भी उनकी भी कमी थी और शिक्षक उपलब्ध नहीं होते थे गाँवों के विद्यालयों में। 8वां पॉइंट है अधिकतर प्राथमिक स्कूल एक अध्यापकीय हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता था कि एक ही टीचर पढ़ाया, एक क्लास को एक ही टीचर पढ़ाया करता था। आज आप देखते हैं कि अलग अलग क्लास में अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी टीचर होते हैं, लेकिन पहले क्या है कि सिर्फ एक ही अध्यापक हुआ करता था। दूर दराज के प्राथमिक विद्यालय अनियमित रूप से चलते थे कि उनके अंदर नियमितता नहीं थी। जो दूर दूर स्कूल हुआ करते थे प्राथमिक विद्यालय, वो अनियमित रूप से चलते रहते थे, मतलब कि उसमें कोई भी गैप नहीं होता था, कोई भी पढ़ाने के लिए कोई भी क्या है कहते हैं ना, जब छुट्टी का टाइम होता है तब भी गैप नहीं दिया जाता था, तो अनियमित रूप से चलते रहते थे, उनका नियम नहीं था कुछ भी। अधिकतर भारतवासी निर्धन है, वे अपने बच्चों को प्रारंभ से ही मजदूरी कराने के लिए विवश हैं, क्योंकि बहुत से घरों में क्या है अपना घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को भी क्या है काम पे लगा दिया करते थे, इसलिए भी बच्चे स्कूल छोड़ दिया करते थे। अधिकतर भारतवासी अशिक्षित हैं, वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, क्योंकि गांव के लोग ऐसे होते थे कि अगर घर में 4 बच्चे हैं, चारों को काम पे लगा दिया जाए तो अर्निंग आएगी। उनको ये नहीं समझ में आता था कि अगर बच्चे को शिक्षित कर दिया जाए तो मेहनत कम होगी और पैसे ज़्यादा आएंगे, तो उनको क्या है शिक्षा का महत्व नहीं पता था। समिति ने प्राथमिक स्तर पर अपव्यय व अवरोधन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय भी सुझाए। अब बात करते हैं इनके उपायों की कि इनका क्या उपाय निकाला गया। पहला, प्राथमिक शिक्षा का भार जो पूर्णतः स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया गया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में शीघ्रता ना की जाए, कि एकदम से प्राथमिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्या लेवल वाइज उनको क्या है पढ़ाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए, कि जो कि प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख करें कि किस तरह से उनमें किस किस चीज़ की कमी है, शिक्षक ठीक ढंग से पढ़ा रहे या नहीं, सारी सुविधाएं हैं नहीं, इन निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करें। और जिन प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे स्कूल रखने से कोई फ़ायदा नहीं है जहां को पूरी सुविधा ना मिले या फिर उनकी व्यवस्था ठीक ना हो।
प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम जो अवधि है वो 4 वर्ष की जाए। कि प्राथमिक शिक्षा जो है जैसे कि पहले होता था कि 5 साल का बच्चा बिठाते थे, 5 साल के बच्चे के बाद 10 साल का बच्चा जो है आराम से पहली क्लास में जो है 5 साल का बच्चा आता था पहले, ठीक है। तो लेकिन अब इसको जो है बंद कर दिया है कि न्यूनतम अवधि 4 वर्ष की जाए प्राथमिक शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों को भी स्थान देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए उन्हें, ये नहीं कि ज़बरदस्ती की पढ़ाई कराई जाए, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों को मनोरंजन, ग्राम सुधार और प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। बच्चों को जो है अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें उसमें। अगर रुचिकर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि जब शिक्षक सीखे हुए होंगे तभी वो अच्छे तरीके से शिक्षा दे पाएंगे। और प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष कोर्स शुरू किए जाएं, क्योंकि जो भी अध्यापक पढ़ा रहा है वो कम से कम प्रशिक्षण लिया हुआ होना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से सिखाना है। उसे मनोविज्ञान की शिक्षा आनी चाहिए कि जब तक वो मनोविज्ञान नहीं समझेगा तो बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता। प्राथमिक अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए, उनके वेतन बढ़ाए जाएं, क्योंकि अगर वेतन अच्छे होंगे तो शिक्षक भी पढ़ाने में खुश रहेंगे। प्रारंभ से ही अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए प्रयत्न किया जाए, क्योंकि बार बार बच्चा फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके कारणों का जो पता लगाया जाए और फिर उसे उपाय किए जाएं उसके लिए, ठीक है। ये तो बात की हमने प्राथमिक शिक्षा की। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए। समिति ने माध्यमिक शिक्षा में 2 बड़ी कमियां पाई। एक माध्यमिक शिक्षा का परीक्षा प्रधान होना और दूसरा माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि होना। तो इसको क्या है, एक तो परीक्षा प्रधान बनाया गया, तो एक तो कारण ये था, और दूसरा क्या था कि बार बार जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे थे, फेल होते जा रहे थे, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जा रही थी। समिति की सम्मति में इन दोनों कमियों के निम्नलिखित कारण थे। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कारण बताए गए हैं। पहला, मिडिल स्कूलों का जो स्तर है वो निम्न शैक्षिक स्तर था, और माध्यमिक शिक्षा में जो है विस्तार बहुत बड़ा, मतलब उनका सिलेबस बनाया जाता था। और कक्षा 10 से पहले कक्षा उन्नति में उदारता, कक्षा 10 से पहले क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा उदारता दिखाई जाती थी, और क्या है उनके सिलेबस को इतना कठिन बना दिया जाता था कि बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे। उपयुक्त शैक्षिक योग्यता और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की कमी, कि जो टीचर थे वो प्रशिक्षण लिए हुए नहीं होते थे, जिससे कि बच्चों को सिखाने में बहुत दिक्कत होती थी और बच्चे सीखना भी पसंद नहीं करते थे। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रति कम आकर्षण था, क्योंकि जो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रति कम आकर्षण, क्योंकि बच्चों को इतना अच्छा स्तर नहीं दिया जा रहा था कि वो आगे वाली कक्षा में प्रवेश करने के बारे में सोचें। समिति ने माध्यमिक शिक्षा के उपयुक्त दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए। देख लेते हैं कौन से हैं। मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए, उनमें जीवन उपयोगी विषयों को स्थान दिया जाए और उससे विस्तृत किया जाए। कि वहाँ पे क्या पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए कि जो ज़रूरी है वही सिखाया जाए, और उसमें जीवन उपयोगी विषयों को भी शामिल किया जाए जो कि आगे चलकर उनके लिए काम हो सके। जिससे मिडिल स्तर सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। उत्तीर्ण छात्रों को उनकी योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार उद्योगी शिक्षा दी जाए, ताकि उनका आगे चलकर जीवन यापन अच्छे से चल सके। माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक तकनीकी विषयों का समावेश किया जाए और हाई स्कूल पर वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन की छूट दी जाए, ताकि हाई स्कूल के टाइम पर जब हाई स्कूल की परीक्षा हो तो बच्चे अपनी खुशी से अपने व्यवसाय को चुन सकें। तो उसमें क्या है, छूट दी जाए उनको। माध्यमिक विद्यालय में उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनसे जो माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए।
अगर प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वो अच्छी तरह से शिक्षण की व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे। सेवारत शिक्षकों के लिए आप अभिनव पाठ्यक्रम चलाए जाएं, रिफ्रेशर कोर्सेज उन्हें चलाए जाएं ताकि वो अच्छे तरीके से पाठ्यक्रम को समझ पाएँ। शिक्षकों के वेतन बढ़ाए जाएं, उनकी सेवा शर्तों में सुधार किए जाए और उन्हें बीच में ना निकाला जाए कि ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से दिया जाए, ना कि उन्हें बीच में ही निकाल दिया जाए। अब हमने पढ़ा माध्यमिक शिक्षा के बारे में सुझाव, अब पढ़ लेते हैं हम उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव। समिति ने तत्कालीन उच्च शिक्षा की संख्यात्मक प्रगति को तो संतोषजनक बताया, परंतु उसके गुणात्मक स्तर में गिरावट के प्रति चिंता व्यक्त की। साथ ही उसने ये स्पष्ट किया कि ये शिक्षा केवल सैद्धांतिक है, इससे शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। समिति ने उच्च शिक्षा की इन कमियों के निम्नलिखित कारण बताए, क्योंकि शिक्षित तो हुए बच्चे लेकिन उनको कोई कारोबार नहीं मिला, इससे बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई। पहला, विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के बीच उचित तारतम्यता नहीं थी, कि बैलेंस नहीं था उनके कोर्स के बीच में। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम सैद्धांतिक हैं, एक सिद्धांत पर चल रहे हैं, उन्हें रटाया जा रहा है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में ऑनर्स को सही ढंग से नहीं चलाए जा रहे। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था उचित नहीं है, कि उनके जो पुस्तकालय हैं, जो लाइब्रेरी होती है, उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में इंटरमीडिएट पास किसी भी छात्रों को प्रवेश दे दिया जाता है, कि उन्होंने 12वीं पास किया और उनको क्या है एडमिशन दे दिया। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या उनकी क्षमता से अधिक है। समिति ने उच्च शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। इतने सारे दोष उन्होंने गिना दिए और फिर उनके सुझावों के बारे में भी बताया। देश में कुछ विश्वविद्यालय के शिक्षण और शोध संस्थानों के रूप में भी विकसित किए जाएं, जहां पे एक्सपेरिमेंट हो। सभी महाविद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शोधकर्ताओं की उचित व्यवस्था की जाए। क्या है, लाइब्रेरी अच्छे तरीके से हो और प्रैक्टिकल्स होने के लिए अच्छी व्यवस्था हो। कुछ विश्वविद्यालय में ऑनर्स कोर्स चलाए जाएं, जिनका इसका स्तर सामान्य कोर्स से ऊंचा हो थोड़ा, ठीक है, स्तर। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उच्च शिक्षा की जो है रोजगार परक बनाया जाए उसे, ताकि उन्हें जो शिक्षा दी जा रही है, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा जो दी जा रही है, उससे क्या है उनका रोजगार मिल सके। विश्वविद्यालय में रोजगार कार्यालय, अप्लायमेंट ब्यूरो खोले जाएं, जिससे कि बच्चों को क्या है उन्हें रोजगार आसानी से मिल पाए, जो छात्रों को नौकरी के अवसरों की जानकारी दे और नौकरी प्राप्त करने में सहायता करे। क्योंकि पढ़ लिख तो लेते हैं बच्चों को, लेकिन ये पता नहीं होता है कि नौकरी कैसे मिलेगी उनको, किस तरह से ये सब जो है इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए विश्वविद्यालयों में। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के नियम कठोर बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि 12वीं पास की और तुरंत एडमिशन हो गया, उसके लिए भी एक क्या है कि प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए। केवल योग्य और सक्षम छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। संबद्ध कॉलेजों के प्राध्यापकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व जो है विश्वविद्यालय पर हो, केवल योग्य के प्राध्यापक ही नियुक्त किए जाएं, ठीक है। अब आपने तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसके मूल्यांकन के बारे में। हरटांग समिति 1927 से 29 का मूल्यांकन कि क्या दोष और क्या गुण है इसमें। हरटांग समिति ने पहले इस देश की शिक्षा के विषय में कई बार सोचा समझा जा चुका था और उसके सुधार के लिए सुझाव भी दिए जा चुके थे, और हरटांग समिति के लिए कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी नया कहने की कोशिश नहीं थी। उसकी प्रतिवेदन में वही पुरानी बातों को दोहराया गया था जो पहले थी। अगर उनकी कोई विशेषता है तो ये है कि एक देख लेते हैं यहाँ पे कि पहला, इसने वुड के घोषणा पत्र में उठाए प्राथमिक शिक्षा की समस्या, अपव्यय और अवरोधन के कारणों की खोज की और उसके समाधान के उपाय सुझाए। कि ये तो वुड के घोषणा पत्र में भी बताया गया था कि अपव्यय अवरोधन, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। 2, माध्यमिक स्तर की शिक्षा की परीक्षा को प्रधान के स्थान पर व्यवसाय और बनाने पर बल दिया गया, क्योंकि अगर कोई व्यवसाय नहीं सिखाया जाएगा तो पूरी शिक्षा ही बेकार है।
उच्च शिक्षा में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा विषयों पर बल देकर शिक्षित बेरोजगारी की ओर बढ़ने से रोका इसे, ठीक है, क्योंकि शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको रोकने के उपाय सुझाए। परंतु इस समिति के सुझाव न तब थे और न आज सार्थक है। जैसे प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में शीघ्रता न की जाए, ये पहले भी था, और 2 मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में धन उपार्जन संबंधी समावेश किया जाए, ठीक है। तीसरा, किसी भी स्तर की शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा के प्रसार करने के स्थान पर उसके स्तर को ऊंचा उठाया जाए, ठीक है। सरकार ने समिति के सुझाव को अपने ढंग से समझा और कहा कि शिक्षा के स्तर किसी भी स्तर पर गुणात्मक सुधार पहले किया जाए। भारतीय जनता ना इसका विरोध किया और न भारतीय के अनुसार शिक्षा का प्रसार पहले किया जाना था, और दोनों के अपनी अपनी तरफ से सरकार को एक बहाना मिल गया। उसने शिक्षा के प्रसार के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया, और अफसोस है कि यह उसके ग्राहक सुधार के लिए भी कोई ठोस कार्य नहीं किए गए। उसके जो अधिक सुधार के लिए भी कोई भी कार्य नहीं किया गया। अब व्यक्तिगत स्तर पर भारतीयों ने कुछ ऐसी संस्थाएं अवश्य चालू की जिनके लिए ना सरकार से कोई मान्यता मिली और ना ही कोई आर्थिक सहायता। बच्चों को आर्थिक सहायता मिली, और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक अभाव के कारण माध्यमिक विद्यालय की संख्या क्या है, कम हो गई, और किसी भी स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हुआ। इस समिति के सुझाव भारतीय शिक्षा के प्रसार हुआ इससे, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।